अब हम चैम्बरलिन मॉडल पढ़ेंगे। चैम्बरलिन मॉडल क्या है? चैम्बरलिन मॉडल ये कह सकते हैं इसको, ये दोनों का मिक्स है, कॉर्नेट और बर्टन मॉडल का, और एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्म्स होती हैं वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी रिकग्नाइज कर लेती हैं और प्रॉफिट, इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज़ इट एक्चुअली। According to Chamberlain model, a stable equilibrium can be reached with the monopoly price being charged by all the firms if firms recognize their interdependency so as to maximize industry profit। मतलब कि चैम्बरलिन मॉडल के हिसाब से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम तब हम रीच करते हैं जब मोनोपोली प्राइस, सारी फर्म्स सिर्फ मोनोपोली प्राइस चार्ज करती हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसीलिए वो क्या करती हैं, सब एक साथ होकर इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं। चैम्बरलिन ने एक चीज़ एक्सेप्ट की थी कि अगर फर्म्स वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी नहीं रिकग्नाइज करेंगी ना, तो इंडस्ट्री या फिर क्या कहते हैं कॉर्नेट सोल्यूशन पे पहुंचेगा या फिर बर्टन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, डिपेंडिंग ऑन द अजम्पशन कि हमने क्या अजम्पशन ली है कि कॉम्पिटिटर्स दे वांट टू कीप देयर आउटपुट कांस्टेंट रहेगा तो कॉर्नेट मॉडल की बात कर रहे हैं, और प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो बर्टन मॉडल की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि चैम्बरलिन ने कि अगर ऐसा हुआ, उन्होंने इंटरडिपेंडेंसी नहीं रिकग्नाइज की, तो दे विल बी हैविंग द सेम सोल्यूशन विच अर्लियर इन कॉर्नेट और बर्टन मॉडल बी यूज टू हैव। अब इसका डायग्राम है, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू ये एकदम मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसका कर्व भी वैसा ही है। ये MR है, ये हमारा प्राइस है यहाँ पर, और ये हमारी क्वांटिटी है। सो दिस इज़ द डायग्राम। पर चैम्बरलिन ने ये चीज़ रिजेक्ट कर दी थी कि ही रिजेक्टेड द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर। उनके हिसाब से ये था कि अ फर्म रिकग्नाइज देयर इंडिपेंडेंसी एंड दे आर नॉट नेव। फर्म बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो अपनी इंटरडिपेंडेंसी रिकग्नाइज कर लेती हैं, और ऐसा नहीं होता जैसे कॉर्नेट और बर्टन ने अज्यूम किया था वैसे करके। फर्म रिकग्नाइज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजन। वो जो भी इफेक्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उस सब को रिकग्नाइज कर लेती हैं। अब डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जो कि इस वजह से आता है क्योंकि कॉम्पिटिटर दे वर अज्यूम टू रिमेन पैसिव। अगर कॉम्पिटिटर पैसिव अज्यूम किया गया है, मतलब कॉम्पिटिटर बिहेव ही नहीं कर रहा है एज इट इज़ है, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। और इनडायरेक्ट इफेक्ट तब आता है विच रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट राइवल्स डू नॉट रिमेन पैसिव। राइवल्स पैसिव नहीं रहते बट दे रिएक्ट टू डिसीजन ऑफ द फर्म। वो कहीं ना कहीं जो भी फर्म ने डिसीजन लिया होता है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो ये दोनों फर्म हमेशा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों को ही कंसिडर करता है फॉर देयर डिसीजन। द रिकग्निशन ऑफ फुल इफेक्ट रिजल्ट इन द स्टेबल इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम। और जब ये फुल इफेक्ट रिकग्नाइज करते हैं तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होता है, और जहाँ पर हमें क्या होता है, मोनोपोली प्राइस और मोनोपोली आउटपुट मिलता है। चैम्बरलिन अज्यूम दैट द स्टेबल मोनोपोली सोल्यूशन कैन बी अटेन्ड विदाउट कल्यूजन। अब इसमें हमें कल्यूजन की ज़रूरत नहीं है। इस मॉडल में ये बोला है कि फर्म्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, दे आर इनफ टू रिकग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी बहुत जल्दी पहचान लेती हैं, एंड दे लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, एंड दे फाइनली सबसे बेस्ट पॉसिबल पोजीशन अडॉप्ट करती हैं, दैट इज़ दे चार्ज द मोनोपोली प्राइस, जिसमें किसी को भी घाटा ना हो, सब सेम, पूरी एक इंडस्ट्री सिंगल फर्म बन के काम करे, सिंगल फर्म बन के चार्ज करे प्राइस। अब चैम्बरलिन मॉडल को अगर हम देखें कॉर्नेट मॉडल के हिसाब से तो क्या होता है? इट इज़ सेम एज अ कॉर्नेट मॉडल। द मार्केट डिमांड इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टलेस है। ये अज्यूम जैसा कि कॉर्नेट मॉडल में अजम्पशन थी वैसे सेम अजम्पशन इसमें भी है। अगर फर्म 1 स्टार्ट करेगी प्रोड्यूसिंग हाफ ऑफ द टोटल मार्केट प्रोड्यूस, तो फर्म 2 जो होगी वो सेल करेगी इट एट अ मोनोपोली प्राइस, अज्यूम दैट फर्म 2 इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट। हाउएवर फर्म 2 एंटर्स इनटू द मार्केट एंड प्रोड्यूसेस 1/4। तो फर्म 2 ने प्रोड्यूस किया 1/4, उसके वजह से क्या होगा, आउटकम 3/4 होगा और मार्केट प्राइस लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली प्राइस। अब इसी स्टेज पे जो फर्म 1 होगी वो रियलाइज़ कर जाएगी कि दैट सेकेंड डज in fact react to its action and taking into account
फर्म 1 रियलाइज़ कर जाएगी कि सेकंड फर्म जो होगी वो मेरे को देख के मेरे एक्शन को देख के रिएक्शन देगी, तो ये चीज़ वो कंसिडर करेगी और फर्म 1 अपना आउटपुट है वो 1/4 पे रिड्यूस कर देगी। उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्री का आउटपुट होगा वो 1/2 हो जाएगा और प्राइस राइज एकदम मोनोपोली प्राइस के इक्वल हो जाएगा। फर्म 2 को भी ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये बेस्ट पॉसिबल पोजीशन है, तो वो सेम आउटपुट रखेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉर्नेट, हम सेम कॉर्नेट पे ही आ रहे थे, बट जब फर्म 1 ने रियलाइज़ किया कि फर्म 2 कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसने अपना आउटपुट है वो एडजस्ट कर लिया और फाइनली दोनों फर्म्स बेटर ऑफ ही हो गए। Thus, by recognizing their interdependence, firm reaches monopoly solution. चैम्बरलेन मॉडल एक तरह से इम्प्रूवमेंट है कॉर्नेट मॉडल का, क्योंकि वो अज्यूम करता है कि फर्म्स आर सोफिस्टिकेटेड इनफ टू रियलाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी एंड इट लीड्स टू इक्विलिब्रियम विच इज़ मोनोपोली सोल्यूशन। तो फाइनल पूरी कहानी का जो बोलते हैं ग्लॉसी है, जो टेक ओवर है, वो ये है कि एट द एंड मोनोपोली सोल्यूशन ही, मोनोपोली प्राइस ही चार्ज करते हैं। जब हम इंटरडिपेंडेंसी, दोनों फर्म्स एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस को समझ लेते हैं कि म्यूचुअली बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तब हम चैम्बरलेन मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि चैम्बरलेन मॉडल का जो बेस है वो इसी पे ही कंसिडर है कि दोनों फर्म्स बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं और दे रिकग्नाइजेज दैट there is a mutual interdependency and they don't behave like a Cornet and Burton. So that was it. ये था चैम्बरलेन मॉडल, बहुत ही सिंपल। होप सो आपको समझ आएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।